अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 4:50 पर खत्म हो रही है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां उरूज पर हैं, मगर आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी पर ईरान और अमेरिका में अभी भी डेडलॉक बरकरार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब कहते हैं कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक ताहाल मौसूल नहीं हुई, ताहम पाकिस्तान ईरान को मुज़ाकरात में शामिल होने पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जिनमें शदीद तजाद पाया जाता है। अपने हालिया इंटरव्यू में अमेरिकी सदर एक ही सांस में कहते हैं कि जंग बंदी में तोसी नहीं आता और ईरान के साथ मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। ईरान के पास मुआहिदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर ईरान मुआहिदा करता है तो दोबारा मजबूत बन सकता है, लेकिन अगर मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू हो सकती है। हम मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। They won't send them. I said they'll be sending. We're going to end up with a great deal. They have no choice. We've taken out their Navy. We've taken out their Air Force. We've taken out their leaders. It is regime change. ईरान के चीफ निगोशिएटर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल कहना था कि ट्रंप ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए मुहासरा मुसल्लत किया हुआ है। वो मुज़ाकराती मेज को हथियार डालने की मेज में बदलकर दोबारा जंग छेड़ने का जवाब पैदा करना चाहते हैं। हम धमकियों के साए तले मुज़ाकरात कबूल नहीं करते और गुज़िश्ता 2 हफ्तों में हम मैदान जंग में नए पत्ते जाहिर करने की तैयारी कर चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें बताया गया है कि कैसे अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में फैसला कुन फतह हासिल करते हुए 9 कामयाबियां हासिल की, जिसमें ईरान की फौजी सलाहियत का खात्मा, जौहरी प्रोग्राम की मुकम्मल तबाही, एक नए अरब इसराइल इत्तेहाद का आगाज, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क्स कमजोर, नेटो मजीद मजबूत, चीन स्ट्रेटेजिक लूजर के तौर पर उभरा, रूस की पोजीशन भी कमजोर हुई, अमेरिका मुस्तकबिल की जंगों के लिए बेहतर तैयार और आबनाए हुर्मुज बहाल हो गई। ये वो दावे हैं जो जंग के आगाज से ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ औकात में खुद भी दोहराते नजर आए हैं। हम आपके लिए इन दावों को आदादोशुमार की रोशनी में डिबंक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद अमेरिकी सदर की जबानी उनके दावे मुलायजा फरमाइए। We've won this. This war has been won. We're the winner. We won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. They're finished. Their military is destroyed. Their whole Navy is underwater. 158 ships are gone. Their Navy's gone. Most of their mine droppers are gone. They have no anti-aircraft equipment. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone. The Air Force is gone. द इकोनॉमिस्ट और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज अमरीकी सदर के इन दावों पर मुतादिद तहरीरें लिख चुके हैं, जिसके मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान की बहरी और फिजाई ताकत को शदीद नुकसान पहुंचाया, मगर रिवायती ताकत खोने के बावजूद एसिमेट्रिक वॉरफेयर की सलाहियत, मिसाइल्स, ड्रोन्स और समंदरी कंट्रोल बदस्तूर बरकरार है, यानी मुकम्मल तबाही का दावा मुबालगा आराई है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाजे कर चुकी है कि फिजाई बमबारी से एटमी सलाहियत को सिर्फ 2 से 3 साल तक पीछे धकेला तो जा सकता है, लेकिन मुकम्मल खत्म नहीं किया जा सकता। आबनाए हुर्मुज को ईरान जब चाहे बंद कर देता है और जब चाहे खोल देता है। ये स्ट्रेटेजिक लेवरेज किसी शिकस्त खुर्दा मुल्क के पास नहीं होता। चीन को स्ट्रेटेजिक लूजर करार देना और रूस की कमजोर पोजीशन के दावे पर माहिरीन इसके बरक्स राय रखते हैं। उनके मुताबिक ईरान के साथ जंग के बायस अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन कमजोर, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं। रूस की तवानाई मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा हुआ और यूक्रेन इशू भी पसे पुश चला गया। अगर इस जंग को स्ट्रैटेजी, मईशत, बयानिया और सियासत पर नापा जाए तो अमेरिका ने ताकत दिखाई, मगर भारी माली लागत और अधूरे आदाफ के बायस अपने ही बोझ तले दब गया। ईरान ने भी जंग से काफी नुकसान उठाया, मगर ना वो खेल से बाहर हुआ और ना ही झुका। ये जंग दरअसल जीत का वो फरेब है जहां दोनों फरीक अपने अपने बयानिए तो बेच रहे हैं, मगर नंबर्स किसी भी फरीक के हक में फैसला कुन फतह की गवाही नहीं दे रहे। ताहम जब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN ने हकाइक पर मबनी रिपोर्टिंग करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन इदारों को नाकाम, घटिया और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में CNN न्यूज की रिपोर्टर पर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगाया और उनका सवाल लेने से ही इनकार कर दिया। I don't talk to CNN. It's fake news. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it.
दूसरी जानिब मकामी सियासत की बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा मरी में मुनक़दा इजलास में शिरकत की। ईरान अमरीका जंग पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों पर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत, इसहाक़ डार साहब की मावनत और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीखी किरदार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सब पासपोर्ट की इज्जत बहाल हो रही है। ताहम मियाँ साहब इस मौके पर भी अपने सियासी मुखालफिन को ना भूले। पीटीआई का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से एक मुख्तलिफ हुकूमत है, क्या वहाँ लोगों को मुफ्त तालीम, अचाल, मुफ्त दवाई और अच्छी ट्रांसपोर्ट मैसर है? 15 साल से केपीके में एक मुख्तलिफ हुकूमत है। क्या हो रहा है वहाँ पे? कोई वहाँ का आदमी जो है, ये वहाँ का रहने वाला, कोई सुख का सांस ले रहा है वहाँ पे? जवाब जो है ना वो आप मुझसे बेहतर जानते। कहाँ लोगों को फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है। मैं तनकीद की नजर नहीं कर रहा ये बात, लेकिन मैं ये बात करने में मजबूर हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एयर मार्शल साहब, बहुत शुक्रिया। जी वेलकम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मैम। थैंक यू सर। एंड हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंड एक्सपर्ट एंड ऑल्सो कवर्स सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स बाकर सज्जाद साहब। बाकर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। ए मार्शल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर अभी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का कुछ लम्हे पहले जो उनके मुसलसल क्योंकि बयानात आ रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि जंग बंदी में तोसी नहीं की जाएगी और ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के दोबारा आगाज़ के लिए भी तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी बड़ी कामयाबी वो समझते हैं। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। हाउ वुड यू डीकोड ऑल ए स्टेटमेंट्स, ये जो 1, 2, 3 रोज़ के अंदर जो मुसलसल और स्टेटमेंट्स भी उनकी बड़ी तब्दील होती हुई उनकी पोजिशंस नज़र आती हैं, आपको लगता है कि वो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को सर्व करते हुए ये एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या फिर उनकी स्टेटमेंट से जो एक और फैक्टर देखा जा रहा है कि जो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो इनसाइडर ट्रेडिंग का जो एलिमेंट है उस पर वो भी बड़ा ज़ेरे बहस है। सो आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बड़ा ही कमतर आदमी हूँ। मेरी ना तो अक्ल है ना मैं समझदार हूँ कि मैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स को डिसाइफर कर सकूं। मैं बड़ी इज्जत एहतराम के साथ, वो एक बहुत बड़ी ताकत रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के सदर है, लेकिन जो उनका रवैया है, एक अभी सोशल मीडिया पे एक रिसर्च चल रही थी कि एक दिन उन्होंने रात को 9:40 से लेकर सुबह 4 बजे तक कोई 8 ट्वीट्स की और जिनका आपस में कोई रब्त, कोई वो बेहंगम थी। यूजुअली जो पैटर्न था वो यही था कि वो रात को ऐसे वक्त में जब उनकी आवाम सो जाती है तो ऐसी ट्वीट्स करते हैं, लेकिन ये ट्वीट जो उन्होंने सुबह अर्ली मॉर्निंग की, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, देखिए बात यह है कि जब तनाज़ात निज़ामी टूट फूट के दहाने पर पहुंच जाते हैं तो सफारतकारी या अमन की आशा इस शोरो होगा में नहीं पनपती। जो आपके रवैये होते हैं उनको आप कशीदगी से निकालते हैं, आप तहम्मुल से, दानिशमंदी से उनको इस तरफ लेके आते हैं कि ये तो एक नाजुक सफारती ढांचे होते हैं और उन नाजुक सफारती ढांचों को आपने स्टेबल करना होता है, तकवीयत देनी होती है, वरना ये पहले ही हम एक फ्रेजाइल एग्रीमेंट में थे, एक फ्रेजाइल ट्रूस में थे, एक फ्रेजाइल मुआहदे में थे, और आप उस तरफ आके अगर इस तरह की बेरब्त और गैर जिम्मेदाराना मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो फिर अमन जो है वो आगे नहीं बढ़ता। जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत दुनिया को इस अमन की तरफ लेके आ रही है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। अब ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट है वो देखिए, ये तो बात तय है जो आपने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि उनकी सियासी साख मुतासिर हो रही है। वो अपने ऑडियंस को, लोकल ऑडियंस को एक स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर का एक जिद्दी, एक मुतकब्बर शख्स है, उसको भी सोने नहीं दे रहे। तो मुज़ाकरात होंगे। जो मेरा तज्जिया है कि इंशाअल्लाह कल जरूर हम खुशाइंद खबर देखेंगे, अमेरिकन भी आएंगे, ईरानी भी आएंगे, और आज सुबह जब आज कुछ ना कुछ ट्रंप साहब को पॉजिटिव ट्वीट कर देंगे और इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी। राइट, वो पॉजिटिव एक इंदिया तो दे रहे हैं कि मामला जो है वो हतमी नतीजे तक पहुंचेंगे। बाकर सज्जाद साहब, सर क्या इत्तलात हैं, क्योंकि अभी भी बज़ाहिर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस हवाले से नहीं नजर आती है और मुज़ाकरात का अब ये दूसरा राउंड एक ऐसे हालात में हो रहा है, एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो ब्लॉकेड है उस पर भी दोनों साइड जो है वो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन रखे हुए हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि एक नतीजा खेज जो है ये मुज़ाकरात साबित हो सकेंगे और ये मुमकिन बनते दिखाई दे रहे हैं?
अरीना, पहले तो मेरा ख्याल में हम ये तय कर ले कि मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट क्या है। जी रास्ते में ये नहीं है कि दोनों साइड्स ने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है, विदाउट होल्डिंग ब्रीफ फॉर एनी साइड। मैं आप अगर गौर से देखें तो ईरानियों ने कभी रिफ्यूज नहीं किया कि हम गुफ्तगू नहीं करना चाहते, हम बातचीत के लिए आना नहीं चाहते। यहाँ तक कि जब हमारे फील्ड मार्शल साहब ईरान में थे तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के भी ऐलान कर दिया, जो मेरे ख्याल में एक क्विड प्रो को अमेरिका मांग रहा था। बिल्कुल, एंड विद इन 10 डेज। इसके बाद एक नेशनल एक्सपेक्टेशन भी थी और शायद यही कन्वे भी किया गया था ईरानी साइड को कि वो ब्लॉकेड हटा देंगे। तो लेकिन उन्होंने ब्लॉकेड हटाया नहीं है अभी तक जो पिछले 2-3 दिन से ये रास्ते में रुकावट बनी हुई है और जिसके पीछे जिस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के अराक्ची साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर के पेजेशकियान के साथ बातचीत हुई है, वो यही है कि जी आप हॉर्मुज खोल दें। वो कहते हैं कि जी आप पहले वो तो हटवा दें, ब्लॉकेड हटा दें। अब ब्लॉकेड के साथ साथ पहले एक शिप का मसला था, टॉस्का उसका शायद नाम है, और अभी एक और भी शिप को उन्होंने इंटरडिक्ट किया है वहां पर। तो मसला अब यहाँ पर अब देखें कि जहां पर उनके बयानात हैं उनकी मिलिट्री एक्शन भी इसके रास्ते में रुकावट बनी हुई है। बहरहाल लोगों ने सबने उम्मीद भी कायम रखी हुई है, बैक चैनल पर डिप्लोमेसी बड़ी तेजी से हो रही है। आज दोपहर तक जो अभी मैंने उनकी लेटेस्ट जो सीबीएस के साथ इंटरव्यू से पहले की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, तेहरान में मेरी बात हुई थी तो खासी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही थी और शायद कुछ एश्योरेंसेस भी कुछ और रीजनल प्लेयर्स ने भी दी हैं, एनकरेजमेंट, इंड्यूसमेंट, नच किया उन्होंने ईरानी साइड को कि जी आप बातचीत के लिए जाएं। लेकिन जो ये स्टेटमेंट्स आती हैं ना तो ये थोड़ा सा मामला खराब कर देती हैं। और अभी जो मार्शल साहब ने बात की थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ जी प्लीज। कि एक तो लाव वालीपन तो ट्रम्प साहब का वहीं पर है, जहां पर हमने उनको फर्स्ट टर्म में भी देखा कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल किस्म के आदमी हैं। लेकिन मुझे अब जो इनकी ट्वीट्स और जो इनके नैरेटिव है तो उसमें एक थोड़े से साइऑप्स भी नजर आ रहे हैं। आप देखें कि जितने भी इनके ट्वीट्स होते हैं वो या ट्वीट्स क्या सोशल पे वो अपनी पोस्ट लगाते हैं और फिर उसको यहाँ पोस्ट करा देते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करा देते हैं। उसमें जो एक खास एलिमेंट है कि एक तो उन्होंने कोशिश करनी है कि ईरान के अंदर जो नेगोशिएटिंग टीम है या उनकी लीडरशिप है और उसके और अवाम के दरमियान और उनकी आर्म फोर्सेस के दरमियान कुछ डिवीजन्स बने। वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि जी फलां मुझसे बात कर रहा है, वो डील करना चाहता है। दूसरा, वो ईरानियों को बिलिटल करते हैं, वो उनको ये कहते हैं देख कैप्चुलेट करके उनका तो कुछ नहीं बचा या अब उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, और अपनी डोमिनेंस की एक वो करते हैं, अपना इंप्रेशन क्रिएट करते हैं और टाइमलाइन भी साथ साथ सेट करते हैं कि जी इस दौरान ये सब कुछ हो जाएगा। राइट। हमको डील करने के लिए ना आपको ये चीज मेरा ट्रम्प साहब को समझने की जरूरत है। उनके पास एडवाइजर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं कि यहाँ पर जो है नेगोशिएटिंग स्टाइल जो है ना ईरानियों का बिल्कुल डिफरेंट है, स्ट्रेटेजिक कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। और ये अपना ये कि ये उस तरह के जैसे ट्रेडिशनल वो होते हैं अपना जो इंटरलोक्यूटर्स होते हैं उस तरह नहीं है, तो लिहाजा इनके लिए अपने आप को एडजस्ट करने की जरूरत है। राइट। ए मार्शल साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके जो डे वन से कहा जा रहा है कि ईरान ने अगर इस पूरी जंग में एक चीज सीखी है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिटरेंट के तौर पे जो है वो साबित हुआ है। इट डज नॉट नीड न्यूक्लियर वेपन्स एज अ डिटरेंट। लेकिन आपको लगता है कि समहाउ अमरीकी सदर ने एक अपनी जो स्क्रिप्ट है वो पूरी फ्लिप कर दी है, क्योंकि जहां पर ये जो ब्लॉकेड क्रिएट हुआ है दैट हैज एक्चुअली पुट ईरान टू सम एक्सटेंट ऑन द डिफेंसिव। डू यू एग्री सर? आई टोटली एग्री विद यू मैम। पॉइंट ये है कि देखें, ये बात तो तस्लीम कर लेते हैं कि अब जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं उसमें ना तो अमेरिका और ना ही ईरान दोनों ही जंग नहीं चाहते। खास तौर पे अमेरिका, मैं जब अमेरिका की बात करता हूं तो मैं डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पे नाम लेना चाहूंगा। लेकिन ये भी याद रखिए कि जब हम अमेरिका की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, तो हमें इजराइल को नहीं भूलना चाहिए, सहूनी सोच को नहीं भूलना चाहिए जो कि इसकी पुष्ट पे है। अब ये जो बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक तसादुम था, इसको दानिशमंदी से हल करना चाहिए था। और दानिशमंदी का तकाजा क्या था? आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बगैर भी ईरान ने यह साबित कर दिया कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर की फुटिंग पे वो अपनी मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से अपना न सिर्फ बका को इंश्योर कर पाया बल्कि उसने दबाव को भी डाला और उस दबाव को उसने कंसिस्टेंटली प्रिवेल किया। अब मसला जो है वो क्या आ रहा है, एक यूरेनियम की अफसूदगी
जिसका असल इंटरेस्ट इजराइल को है। वो कभी नहीं ये चाहेगा कि वो यूरेनियम की जो अफसोस है वो हो और जो अवेलेबल है वो भी ना रहे उनके पास, अमेरिका चला जाए, कहीं और चला जाए। जबकि जो ईरान को जो स्ट्रेंथ मिली है, और इसका भी मैं तो कसूरवार डोनाल्ड ट्रंप साहब को दूंगा कि अब नाए होम्स एक जो कि एक हौला सा था, अब वो एक स्ट्रेंथ बन गया है। अब मेरी जाती राय है, आई कुड बी रॉन्ग, बट वंस वी आर सिटिंग ऑन द टेबल, then the Iranis are not going to give up for the control of Abnai homes. उस पे वो जरूर अपना मौकफ सख्त रखेंगे और यूरेनियम के ऊपर वो लचक ले आएंगे। अब मैं सर की बात को एक और आपकी इजाजत से कंटिन्यू करना चाहूंगा। एक बहुत जरूरी पॉइंट ये है कि याद रखिए कि इससे जो सिर्फ इजराइल या अमेरिका के मफादात वाबस्ता नहीं, इससे खलीजी ममालिक के मफादात वाबस्ता है, इससे दुनिया की मईशत वाबस्ता है, और आपने उस पूरी मईशत को अपनी गैर दानिशमंदी से शटर कर दिया है। ये वो चीजें हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब को एहसास करना पड़ेगा। और मैं सर की इजाजत से बड़े एहतराम के साथ सर, जो आप फरमा रहे हैं उनकी किचन कैबिनेट जो है सर, उसमें तो प्रॉपर्टी डीलर हैं सर, दो जो बड़े इजराइल के एसेट्स हैं, फिर उनके जो वजीर जंग हैं सर, वो भी एक होस्ट हैं सर। अब उनसे मैं स्टेटसमेंट की शिप की क्या तवक्को करूं, लेकिन आपकी बात में वजन है कि उसके मुकाबले में जो ईरानी नेगोशिएशन टीम है, दैट्स अ वेरी वेरी सॉलिड टीम, इट हैज अ डेप्थ, it has a vision, they are well educated, well groomed and well oriented also for negotiation. This is my very humble submission, sir. Please don't mind, I'm not trying to contest, I'm just giving my opinion comparing the two teams. राइट बाकिर सजाद साहब, यही स्ट्रेट के जो नए ईरान की जानिब से एक न्यू मैकेनिज्म की जो बात हो रही है, ऑल्दो उसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं हो रही, लेकिन उसका क्या बनेगा इवेंचुअली? आपको लगता है कि अमेरिका ईरान को ये मैकेनिज्म इन एनी फॉर्म जो अगर सामने आता है तो उसको इन्फोर्स करने देगा अनलेस अग्रीड अपॉन बाय बोथ साइड्स? मेरे ख्याल में कुछ गिव एंड टेक तो होगी, लेकिन ईरान जो है वो उसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है, यानी कि जो उसके नेविगेशन की मतलब परमिशन या अथॉरिटी, वो अपने पास रखने की कोशिश करेगा। जब ये अभी अराक्ची ने ट्वीट की जिसपे काफी ईरान में कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई, जब उन्होंने कह दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन, जिसके बाद फिर काफी मसाइल बन गए ईरान के अंदर भी। तो वहां पर भी उन्होंने, आपने देखा होगा, नेविगेशन के बिल्कुल रूल्स तय किए गए कि नॉर्थ ऑफ लद्दाख आप आएंगे और साउथ से निकलेंगे, आप टोल देंगे और हमारी परमिशन के साथ, हमारी कोऑर्डिनेशन के साथ जाएंगे। और मेरे ख्याल में अमेरिकन ने ये चीज एग्री की हुई थी, क्योंकि उसके बाद एक ट्रंप की जो एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे आती है, उसमें उन्होंने कहा है कि दे आर फुलिश पीपल, दे वर अर्निंग $500 मिलियन। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग इनकी हो चुकी है कि जी आप उसको वहां से करेंगे। उसकी दो तीन वजह है कि एक तो ये दोनों कंट्रीज जो लॉ ऑफ सीज है, UNCLOS है, उसको उन्होंने रेटिफाई नहीं किया हुआ। दूसरी बात यह है कि जो जितना वो उसकी ब्रेथ जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि आप उसको एज ओपन सी ट्रीट करें। तो मेरे ख्याल में ईरान काफी हद तक पुरुमीद है कि उसके ऊपर वो अपना राइट रखेगा। दूसरा, ईरान कहता है कि उसका एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी है कि इसी हॉर्मुज के थ्रू जो उनकी अमेरिका की बेसेस है मिडिल ईस्ट में, वो रिप्लेनिश होती हैं। बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर अपना कंट्रोल रख के पूरी दुनिया को एक तो इम्पैक्ट किया विदाउट हिटिंग मिसाइल्स। मतलब ऑस्ट्रेलिया से लेके आप अमेरिका तक देख ले, अक्रॉस द ग्लोब सब लोगों ने इसकी वजह से सफर किया। लेकिन सिर्फ ये ज्योग्राफी नहीं है, जो ईरानियन मिलिट्री प्रोविस है या उन्होंने अपना जो कुछ डेवलप किया, जिस तरह से भी किया, अगर से कन्वेंशनल नहीं है, अगर वो ना होती तो वो उस जो ज्योग्राफी का भी इस्तेमाल ना कर सकते। मेरे ख्याल में दोनों का कॉम्बिनेशन है। राइट। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ए मार्शल साहब, अभी हम जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो हाइटेंड सिक्योरिटी नजर आ रही है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स को लेके, तमाम जो प्रिपरेशंस है वो इन प्लेस है। पाकिस्तान ने अगरचे एक मुश्किल जो है वो रोल ज़रूर चुना है, दो मुश्किल फरीकैन को एक साथ मेज़ पर दोबारा बिठाने का, पहले बतौर सहूलतकार और अब मीडिएटर के तौर पे। आपको क्या लगता है ये कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के रोल को आप कैसे इवॉल्व होते हुए फर्दर देख रहे हैं इन केस कि अगर मामलात एक मुमकिन MOU तक भी पहुंचते हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड कंसिडरिंग जो एक कंपल्सिव बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं अमरीकी सदर की, दुनिया के ताकतवर शख्स की, आगे चलकर
अगर गॉड फॉरबिड कोई अमेरिका की तरफ से जारियत नजर आती है, कोई वायलेशन होती है, कोई उस मुमकिना MOU साइन होने के बाद उसकी कोई वायलेशन होती है, तो फिर ऐसे में पाकिस्तान का जो इवॉल्व्ड रोल होगा वो कितना क्रूशल होगा? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। हमारी लीडरशिप ने इसको बड़े तदब्बुर, दानिशवरी से, फरासत के साथ इसको हैंडल किया और किसी जज्बाती रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बल्कि हमारी जो एक कौमी हिकमत अमली थी, जिसकी खदोखाल अगर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किए जाए, जब उन्होंने कहा था कि हम बड़ी अमानत और दयानतदारी के साथ कौमी और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए अपना हिस्सा अदा करते रहेंगे, ये उसी का तसलसल था। और फिर जो एक हमारा तशख़्ख़ुस हमारे दुश्मनों ने उजागर किया हुआ था लोगों के बारे में कि हम तो शायद टेरर स्पॉन्सर्ड नेशन है, आई थिंक वी हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स आउट ऑफ दैट शेडो। और जिस तरह आपने फरमाया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन बहुत जिम्मेदारी एक अहम अहसन तरीके से अदा की है। और मेरे ख्याल में हम जिस स्टेज पे दुनिया को ले आए हैं, मैं दो मुल्क तो हैं जो दो दुश्मनी में कहूंगा इनको, आपने उनको इतने सालों के बाद एक टेबल पे ले आए हैं, ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप अभी भी पसे पर्दा रह के बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। इसमें एक मैम जो बड़ी जरूरी बात है वो ये देखने की है कि जब आप सफारती ताल्लुकात बनाते हैं तो ये बड़े नाजुक होते हैं। यू हैव टू एब्जॉर्ब दैट एंड यू हैव टू कीप इट in your belly. I think we have shown very mature attitude कि हमने वो जो हमारा मैं उसको सीक्रेसी कहूंगा या जो हमारे माफ कीजिएगा, तो वो हमने अपने दोस्तों के साथ भी अगर शेयर किए तो मेरे ख्याल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेयर करते हुए हम दोनों कुव्वतों को इस पे लाए। और ये भी याद रखें कि परसों की बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज थी कि फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप से शायद उस इजलास के दौरान बात हुई और उनको उन्होंने आमादा किया। तो मेरे ख्याल में इसका कोई नेगेटिव डाउनफॉल नहीं होगा, खुदा ना खास्ता। और ये बात याद रखिए कि मुआहिदा कल या परसों नहीं हो जाएगा, एक तसलसल के साथ चीजें आगे चलेंगी, लाइन डिफाइन हो जाएगी। तो वी आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग इंशाल्लाह। राइट। और जो बात कही भी जा रही थी बाकिर साहब के पहले राउंड के बाद भी वो जो मुज़ाकरात थे वो स्टॉल्ड नहीं नज़र आ रहे थे, वो उसकी कंटिन्यूएशन ही थी। जो तमाम एफर्ट जो है वो और एंगेजमेंट्स जारी नज़र आ रही थी। और ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी दौरे उन्होंने किए और साथ साथ जो एक शटल डिप्लोमेसी के मोड में हमें हमारी सिविल और मिलिट्री क़यादत दोनों नज़र आ रही थी। बट चाइना का बतौर एक रीजनल पार्टनर, एक रीजनल प्लेयर, वो रोल कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि गुज़िश्ता 48 घंटों में जो देखा जा रहा है वो चीन भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहा है और उसका किरदार आप कितना अहम समझ रहे हैं? और एक रीजनल गारंटर के तौर पर ऑपरेट करना इस वक्त वो कितना अहम है? अच्छा, जहां तक आपने इसमें दो चीजों का जिक्र किया, पहले वो बोला था कि जो ये संडे न्यूज से प्रीवियस जब हमने टॉक्स होस्ट की जी जी। तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन थी कुछ मीडिया सेगमेंट्स की तरफ से कि टॉक्स ब्रेक डाउन हो गई। उनकी वांस की कुछ फ्रेजिंग इस तरह से थी कि जी इट्स मोर बैड न्यूज फॉर ईरान। हालांकि बिल्कुल कैटेगोरिकली उसमें भी और ईरानियन स्टेटमेंट्स में भी एक कॉमनैलिटी थी कि ये प्रोसेस आगे चलेगा और उसके बाद वो चला। मैसेजेस एक्सचेंज होते रहे पाकिस्तान और उनके दरमियान भी, सॉरी वाया पाकिस्तान, ईरान और यूएस अपना का एक्सचेंज जारी रहा। रुकावटें मुख्तलिफ चीजों के ऊपर आती रही हैं, कई दफा अमेरिका के स्टेटमेंट्स, अमेरिका की पोजीशंस, लेकिन मामला चलता रहा। उसी का तसलसल आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब ईरान भी गए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली, एटलीस्ट एक दफा खुली, और साथ ही लेबनान में सीज फायर भी हुआ। तो ये सिलसिला चलता रहा। जो पाकिस्तान के लिए जो असल चीज है कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, वो ये है कि वो उस चैनल को सस्टेन कर रहा है, अपने चैनल, ये जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो उन्होंने कायम करने में कामयाब हुए उनको आगे चला रहा है। अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना का अगर आप देखें तो चाइना इस वॉर में काफी ज्यादा एक्टिव रोल रहा है, अगरचे वो बिल्कुल आके फोरफ्रंट पे आके नहीं लड़ा, किसी काइनेटिक ऑपरेशन में शिरकत नहीं की, लेकिन ईरान को जहां तक थी रेडार्स थे या एयर डिफेंस के लिए कुछ मिसाइल्स वगैरह थे, और भी चीजें जैसा सोडियम परकुलेट कहते हैं केमिकल है शायद, जो मिसाइल्स में इस्तेमाल होता है, वो भी प्रोवाइड करता रहा। और सबसे बढ़कर अगर आप देखें इस पूरे इस जंग में अमेरिका, सॉरी, ईरान ने अपनी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जारी रखी उसको फाइनेंस भी तो कहीं से हो रही थी ना। तो सबसे बड़ा बायर अपना ईरानियन ऑयल का वो चाइना है।
तो वो जो चाइना से कैश फ्लो हो रहा था, तो उसी से एसिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ से आप देखें ईरान से शुरू हो रही थी और लेबनान तक जा रही थी, और पेशवार ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, उनको भी किसी तरह से फंडिंग हो रही होगी, रिसोर्स प्रोविजन हो रही होगी। चाइना का कंस्ट्रेंट ये है कि चाइना के अनलाइक रशिया इकोनॉमिक स्टेक्स गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो फोर फ्रंट पे नहीं आया। बहरहाल जब जरूरत पड़ी तो चाइना ने आके, आपने देखा कि वीटो भी किया बहरीन की रेजोल्यूशन को, और इस वक्त अगरचे गारंटर का रोल नहीं प्ले कर रहे, लेकिन वो वजन डाल रहे हैं एटलीस्ट ईरानियन साइड पे, कि ताकि किसी तरह से डील या कोई ऑफ रैम्प मिस ना हो जाए। मेरे ख्याल में अमेरिकन उनकी जो एक्शन है उनकी वजह से इन्फ्लुएंस जरूर होंगे, उनका इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा, वो डायरेक्ट लीवरेज तो नहीं उन पे इस्तेमाल कर सकते, इरानियन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये जो आज जो दूसरे जहाज इंटरडिक्ट हुआ है, ये सुनने में भी आया है, क्योंकि अभी इसकी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, कि वो चाइना का ओन था, उस पर तकरीबन 2 मिलियन बैरल तेल है। अगर ये एस्केलेशन होगी तो फिर थोड़ा सा शायद चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट का जो डायनेमिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। राइट। एयर मार्शल साहब, मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगी इसी पे, जरा रोशनी डालिएगा। अभी नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है अमेरिकी सदर और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात भी इन बीजिंग। मैं बाकी साहब से इत्तफाक करूंगा। देखिए, बात यह है कि चाइना का मुआशी तौर पर इस खित्ते पर बहुत इन्हिसार है और वो चाहेगा कि इस खित्ते में इस्तेहकाम रहे, अनलाइक रशिया, बिकॉज रशिया जो है उसका इतना डिपेंडेंसी नहीं है। मेरी जाती राय या मेरा जाती तज्जिया यह है कि जो पिछले मुज़ाकरात हुए उसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने ईरान को भी सपोर्ट किया। और जैसा बाकी साहब ने फरमाया, आपको पता है कि जो मैक्सिमम तेल का फ्लो हो रहा है वो चाइना जो जा रहा है, और उसकी जो मेरी इतला है वो ये है कि उसकी पेमेंट भी चाइनीज युआन में हो रही है और उसकी पेमेंट वहीं पे जमा भी हो रही है, जिसकी बदौलत ये चीजों की सप्लाई हो रही थी। सो चाइना डेफिनेटली इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, बट अभी जो हालात बन रहे हैं उसमें चाइना बहुत कॉशियस है, बिकॉज जमानती गारंटियां जो है वो देने के लिए चाइना अब उतना फोर फ्रंट पे नहीं है जिस तरह के दूसरे मुल्क होंगे। तो मैं इससे इत्तफाक करता हूं कि चाइना इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, करता रहेगा, और उसका ये भी है कि वो इस खित्ते में फाल रहे, ताकि न सिर्फ ईरान में बल्कि जो दूसरी खलीजी रियासतें हैं उसमें भी उसका असर रसूख कुछ ना कुछ रहे। राइट, थैंक यू सो मच एयर मार्शल साहब, बाकिर सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार वाशिंगटन डीसी से। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अनवर साहब, आप बताइएगा कि अमरीकी जो निगोशिएटिंग टीम है, मुज़ाकराती टीम, उसकी रवानगी के हवाले से बहुत खबरें पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रही हैं, बैनुल-अक़वामी मीडिया भी इस हवाले से, लेकिन ऑन द होल नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, एक हतमी उनके डिपार्चर टाइम के हवाले से कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके पास क्या इत्तलात हैं अनवर साहब इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि देखें, सदर ट्रंप का एक अंदाज है, यानी आप अगर हमें तो पहली दफ़ा चूंकि हमारे रीजन में इस तरह इन्वॉल्व हुए हैं तो हमें चीज़ समझ आ रही है, लेकिन अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें तो उसमें वो इसी तरह गुफ्तगू करते हैं। वो ये करते हैं कि एक थ्रेड होता है जिसको लेके वो फॉलो कर रहे होते हैं, और बीच में सारी इधर उधर हर किस्म की बातें कर रहे होते हैं। उसके मुख्तलिफ टारगेट्स होते हैं। सबसे बड़ा टारगेट उनका हमेशा डोमेस्टिक अमेरिकन ओपिनियन होती है कि अमेरिकन पब्लिक क्या सोच रही है, और वो ये अच्छा, फिर अमेरिकन पब्लिक की भी उनको इतनी परवाह नहीं है, बल्कि उनको उसकी ज्यादा परवाह है जो उनके अपने वोटर्स हैं। और उनके अपने वोटर्स जो हैं, अच्छा हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन हार जाएंगे, वो हो जाएंगे। सदर ट्रंप को उसकी फिक्र जरूर होगी कि वो अपने एजेंडा पे अमल नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनको रिपब्लिकन की भी इतनी परवाह नहीं है, क्योंकि वो रिपब्लिकन पार्टी के भी नहीं है, वो ऊपर से आए हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल इनका फोकस होता है, वो उनका जो अपना वोटर है उस पर, और वो है बेसिकली राइट विंग वाइट वोटर ऑफ द रूरल अमेरिका। अच्छा, आप रूरल अमेरिका का जो वाइट वोटर है, वो उसकी सोच देखें बहुत मुख्तलिफ है हमसे और आपसे। मसलन वो अक़वाम मुत्तहिदा को एक साजिश समझते हैं, वो कहते हैं अमेरिका को चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा को निकाल दे यहाँ से। वो ये समझते हैं कि दुनिया पे हुकूमत करना सफ़ेद ख़ाम नस्ल का हक है, और जो उससे रोकता है उसको मार दो। तो वो इस तरह के जो वोटर्स हैं, वो खुद तो वो सदर हैं, वो एक्सट्रीम पे जाके बात नहीं कर सकते, और ना करते हैं, ना पे बिलीव करते हैं, लेकिन उसको प्लीज करने के लिए बहुत सारी बातें कर रहे हैं। दूसरी बात अमेरिका में ये कही जाती है कि ईरान के अंदर भी डिवाइड हो गई है।
एक तरफ IRGC, दुरुस्त है या गलत है अमेरिका में समझाता है, एक तरफ IRGC वाले हैं, रिवोल्यूशनरी पाकिस्तान इनकलाब, और दूसरी तरफ जो है वो सियासी क़यादत है, और एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है। तो सर ट्रम्प उस फॉल्ट लाइन पे आप देखें उनके मैसेजेस में एक खुफिया मैसेज ये भी होता है कि भाई ठीक है, वो तुम्हें अगर पासदारान इनकलाब रोक रहे हैं तो डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये मैसेज भी दे रहे हैं। फिर वो अरबों को भी उन्होंने मैसेज देना है जो कि ईरान के खिलाफ, ईरान से बहुत ज्यादा खौफजदा है, उनको भी मैसेज देना है कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, डटे रहो। तो इस तरह आप ये देखें कि फोकस उनका है, टॉक्स वो करेंगे, इसलिए कि दो बातें हैं। सबसे पहले उनको ये एहसास हुआ है कि इस वॉर से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि ना ये फतह होगी ना शिकस्त होगी, पैसे खर्च होते रहेंगे, और अमेरिका में इतनी अनपॉपुलर वॉर है कि वो जीत भी गए तो उनका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, और जीतने के कोई चांसेस नहीं, ना हारने के कोई चांसेस है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि वो ये भी समझते हैं अच्छी तरह कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है और जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है वो बड़ा अहम है, और उससे बहुत हालात खराब होंगे। तो वो उससे इसलिए भी वो जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी ये ख्वाहिश भी है कि थोड़ा सा वो ममालिक जो कि तेल उस रास्ते से आपदा हुर्मुज़ से लेते हैं, उन्होंने जंग में अमेरिका की मुखालफत की थी, साथ नहीं दिया था। चाइना जो है वो अमेरिका के साथ नहीं है, तो वो चाहते हैं थोड़ा सा वो पनिश भी हो, थोड़ा सा उन पर सख्ती भी हो। अच्छा, फिर उन्होंने ब्लॉकेट करके ईरान को मैसेज दिया कि तुम अगर रोकोगे तो हम तुम्हारे तेल रोक देंगे, तो तुम्हें ज्यादा नुकसान होगा। और वो कह भी तो रहे हैं कि ये $500 मिलियन अ डे उनको वो लूज भी कर रहे हैं ईरानीज। जी जी जी, तो वो मल्टीपल मैसेजेस दे रहे हैं। वो अब हमारे यहाँ समझा जाता है कि वो बिल्कुल बेवकूफाना बातें करते, बेवकूफाना नहीं करते, उनका ये तर्ज है डील करने का, डीलिंग का। अनवर साहब, इस पे जरा बताइएगा कि जब अभी उनकी हालिया स्टेटमेंट में जो इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि हम मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं, अगर फौजी हल से मसला हल होना था तो ये मुज़ाकरात की तरफ आने के हवाले से जो उनके ऊपर प्रेशर था वो उसके लिए अग्री करते? नहीं, देखिए फौजी हल तो है नहीं इस मसले का, तो इसका जो हल है मुज़ाकरात ही हैं। लेकिन दोनों फरीक, ईरान को भी एहसास है, अमेरिका को भी एहसास है, दोनों समझते हैं, दोनों दानिशमंद और कौमें हैं, अक्लमंद कौमें हैं, लेकिन वो दोनों कोशिश ये कर रही है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निगोशिएट करें, जिस तरह की जंगों के दौरान होता है, ताकि उनकी ग्राउंड पे इतनी पोजीशन इतनी मजबूत हो कि उनको मुज़ाकरात की मेज पे शिकस्त ना हो। तो इस वक्त कोशिश यही हो रही है कि दोनों के दोनों अपनी अपनी कुव्वत का, ताकत का इजहार करें। राइट। और अनवर साहब, मुझे ये भी ज़रूर आपसे जानना है कि अमेरिका में इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को लेके जो गुफ्तगू ज़ेर बहस है वो इनसाइडर ट्रेडिंग के भी हवाले से है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की हर स्टेटमेंट के बाद जो उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे नज़र आता है, ऑयल मार्केट्स पे, शेयर्स पे, और ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो है वो बड़ा हैवी मुनाफा इसमें कमा रहे हैं। सो इस हवाले से ज़रूर बताइएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह इनसाइडर ट्रेड उस वक्त यहाँ कहा जाता है जब उसे कोई एक पार्टी सिर्फ फायदा उठाए। अगर उस मूव से अगर पूरे अमरीकियों को फायदा नहीं, सारी अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो, तो उसको इनसाइडर ट्रेड नहीं कहते। और वो तो ये अगर आप नजर रखें तो इस सारे सिलसिले में इवन जो तेल पे पाबंदियां लगी, कीमतें बढ़ी, अमेरिकन अवाम को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन उससे भी अमेरिकन कंपनी ने तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है, इसलिए कि जो तेल अभी मार्केट में बेच रहे हैं वो जंग से पहले का खरीदा हुआ है, सस्ती कीमतों में खरीदा हुआ है, महंगे में बेच रहे हैं, और उसके बाद अगर जंग खत्म हो जाती है तो उनको फिर महंगा तेल खरीदना भी नहीं पड़ेगा, मजीद खरीद लेंगे, उसे स्टॉक कर लेंगे, और बीच में जंग की वजह से मुफ्त में उनका ट्रिलियंस का फायदा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ चीजों को इस तरह एनालाइज नहीं किया जाता। इस पूरी जंग में अमेरिकी कंपनियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अवाम पे दबाव हो सकता है, अवाम पे दबाव जरूर हो सकता है। अनवर साहब, और आखिर में चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने हालिया बयान में वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो सीज फायर है इट्स हाईली अनलाइकली टू रिन्यू द सीज फायर, और जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:50 सुबह 4:50 पे जो है वो एक्सपायर कर रही है ये डेडलाइन। आपको इस वक्त क्या होता दिखाई दे रहा है? उससे पहले आपको लग रहा है कि माहौल एक बनता हुआ दिखाई देगा, कंफर्मेशंस जो हैं वो आ चुकी होंगी, और अमरीकी क़यादत जिसके हवाले से अब भी ज़रा क्लैरिटी नहीं है कि वो उनकी रवानगी का स्केड्यूल जो है वो क्या है, वो रवाना हो चुके हैं? देखिए, पहले तो बात है कि उन्होंने इस पे भी कंफ्यूजन है। उन्होंने एक ट्वीट ये भी बल्कि एक बयान में ये भी कहा था कि बुध तक बढ़ा दिए उन्होंने
डेडलाइन, तो एक दिन और भी बढ़ा दी या नहीं बढ़ा, ये किसी को नहीं पता। और रवानगी के बारे में भी अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि सून यानी किसी वक्त भी रवाना हो सकते हैं, लेकिन अब तक रवाना हो चुके हैं इसकी कोई इत्तला नहीं आई है। उसको भी उन्होंने एक खास किस्म का कंफ्यूजन उस पर भी क्रिएट किया हुआ है जानबूझ के। राइट। और अनवर साहब, क्योंकि व्हाइट हाउस से ही जो रिपोर्ट्स आ रही थी और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही थी जेडी वैंस को भी लेके कि अमरीकी नायब सदर आया कि इस नेगोशिएटिंग टीम को हेड कर रहे होंगे कि नहीं। सो ये कंफर्म है कि वो इसकी सरबराही कर रहे हैं। अब तक तो यही लगता है कि वही सरबराही करें। राइट। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।